क्या आप जानते हैं कि यूरोप की सबसे सुरक्षित जेल, जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था, वहां से 38 कैदी एक साथ कैसे भाग निकले? वो जेल जहां की सुरक्षा सबसे कड़ी थी, फिर भी वहां के गार्ड्स हमेशा खौफ के साए में क्यों जीते थे? आखिर कैसे एक मामूली खाने के ट्रक की मदद से ब्रिटिश सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया? क्यों वहां के पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए नौकरी छोड़ने पर मजबूर थे? आखिर भागने के बाद उन कैदियों का क्या हुआ? क्या वो पकड़े गए या हमेशा के लिए गायब हो गए? चलिए जानते हैं 1983 के मेज जेल ब्रेक की वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है 1921 से, जब आयरलैंड के दो हिस्से हुए थे। एक था रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो एक अलग और आज़ाद देश बन गया था, जबकि दूसरा था नॉर्थर्न आयरलैंड, जो अब भी यूनाइटेड किंगडम के साथ मिला हुआ था और इसी का हिस्सा माना जाता था। लेकिन इस फैसले से कुछ लोग खुश नहीं थे, जबकि कुछ के लिए यह फैसला सही था। इस तरह अलग अलग सोच की वजह से दो ग्रुप बन गए थे। एक नेशनलिस्ट्स, जिनका मानना था कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड देश में ही मिला देना चाहिए, जबकि दूसरा था यूनियनिस्ट्स, जिनका कहना था कि हम यूके का हिस्सा हैं और उसी के होकर रहेंगे। इसी बहस ने एक खतरनाक युद्ध को जन्म दिया, जिसे आज द ट्रबल्स के नाम से जाना जाता है। नेशनलिस्ट्स का एक छोटा लेकिन मजबूत ग्रुप था IRA, यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये आयरिश रिपब्लिकन मिलिशिया के लड़ाके थे, जो आयरलैंड को नॉर्थर्न आयरलैंड के साथ कंबाइंड करने पर जोर दे रहे थे। देखते ही देखते जंग बढ़ती जा रही थी, जिसे शांत करने के लिए 1971 में नॉर्थर्न आयरलैंड की सरकार ने ऑपरेशन डेमेट्रियस शुरू किया। इसके तहत पुलिस को ये अधिकार दिया गया कि वो किसी भी शख्स को बिना किसी ट्रायल या ठोस सबूत के टेम्पररी जेल में डाल सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा यानी 90% नेशनलिस्ट्स के लोगों को पकड़ा गया और IRA के भी कई बड़े बड़े लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि लड़ाई दोनों गुटों के बीच बराबर हो रही थी, इसलिए इन लोगों का मानना था कि कानून सिर्फ उन्हें दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये कैदी खुद को क्रिमिनल्स नहीं बल्कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर मानते थे, जिन्हें साजिश के तहत फंसाया गया था और जेल से भागना उनका हक था। इन कैदियों पर बम धमाके, कत्ल, हथियार, अपहरण, आगजनी जैसे कई आरोप लगाए गए और लंबी सजाएं सुनाई गईं। अब क्योंकि ये कैदी जांबाज लड़ाके थे और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए सरकार ने इन्हें कैद करने के लिए एक जेल बनवाई। लॉन्ग कैश नाम दिया गया और यही जेल आगे चलकर मेज प्रिजन में बदल गई। ये सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि वो अभेद किला था जिसे भेदना नामुमकिन था। यहाँ के 8 ब्लॉक्स को एच शेप में बनाया गया था, जहाँ पहले कभी निसेन हट्स यानी टीन की झोपड़ियाँ हुआ करती थीं। हर एक ब्लॉक को मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स से ढका गया था और हर ब्लॉक अपने आप में एक अलग और पूरी तरह प्रोटेक्टेड प्रिजन की तरह था। इनके चारों तरफ कंक्रीट की ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिन पर कंटीले तार लगाए गए थे ताकि कैदी किसी भी तरह दीवार पर चढ़ ना पाए। कैदी और मेन गेट के बीच सुरक्षा की कई परतें और ऊंची दीवारें थीं। पूरी जेल के चारों तरफ एक पेरीमीटर वॉल और कई वॉच टावर थे, जहां से कैदियों पर पैनी नजर रखी जाती थी। अंदर जाने वाले गेट ठोस स्टील के बने हुए थे। मेन गेट पर और ऊंचे वॉच टावर पर ब्रिटिश सेना के हथियारबंद सैनिक 24 घंटे तैनात रहते थे, इसलिए इसे यूरोप की सबसे सेफ प्रिजन्स में शुमार किया जाता था। हर सेल को इतनी दूर बनाया गया था कि कैदी आपस में कोई सीक्रेट बात नहीं कर सकते थे। इन कैदियों में ज्यादातर IRA और दूसरे पैरामिलिट्री ग्रुप के मेंबर थे, जो आम कैदियों के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक और चालाक थे। ये खुद को राजनीतिक कैदी मानते थे और यही सोच आगे चलकर ब्रिटिश सेना पर बहुत भारी पड़ी। भले ही ये कैदी जेल के अंदर थे, लेकिन उनका कांटेक्ट बाहर अपने ग्रुप्स से भी था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती थी कि इस जेल में उन्हें लाकर फंसाया गया है और यहां से भाग निकलना उनका अधिकार है। शुरुआत में ये कैदी काफी शांत रहे, क्योंकि उन्हें शुरू में काफी सारी रियायतें दी गई थीं, जैसे वो अपनी वर्दी की जगह अपने कपड़े पहन सकते थे और उन्हें काम भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन 1976 में ब्रिटिश सरकार ने उनसे ये सभी सुविधाएं छीन ली और उन्हें आम अपराधी की तरह रहने पर मजबूर किया। लेकिन वो आम अपराधी नहीं थे, बल्कि देश की राजनीति में बड़े बड़े ग्रुप के मेंबर्स थे। इसलिए उन्हें सरकार का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिनमें से एक था ब्लैंकेट प्रोटेस्ट। दरअसल इन कैदियों को जेल की वर्दी पहनने को कहा जा रहा था, लेकिन प्रिजनर्स ने सरकार के हुक्म को मानने से साफ इनकार कर दिया और सिर्फ कंबल से अपना बदन ढककर रखा, जो सरकार का विरोध करने का एक तरीका था। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने एक और प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसका नाम था डर्टी प्रोटेस्ट।
सिर्फ नाम में ही गंदगी नहीं है, बल्कि प्रोटेस्ट भी गंदगी से भरा हुआ था। इसमें कैदियों ने अपने सेल की सफाई करने से मना कर दिया था और अपने मल को सेल की दीवारों पर पोत दिया था। वो कई हफ्तों और महीनों तक ना तो नहाए और ना ही बाल कटवाए, बल्कि यूरिन भी उन्होंने दरवाजे के पास ही किया, जो बाहर बहकर कॉरिडोर तक आ गया। इस प्रोटेस्ट का मकसद साफ था कि सरकार उन्हें आम अपराधी नहीं, बल्कि राजनीतिक कैदी का दर्जा दे। लेकिन सरकार उनकी बात मानने को राजी नहीं थी, इसलिए उन्होंने डर्टी प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाया, जिससे जेल में इतनी भयानक बदबू फैल गई कि गार्ड्स के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। वो अक्सर मास्क और रबर के जूते पहनकर ही सेल की सफाई करने जाते थे। जब यह प्रोटेस्ट भी काम नहीं आया तो फिर तीसरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, हंगर प्रोटेस्ट, जिसमें कैदियों ने मैक्सिमम 73 दिनों तक खाना नहीं खाया। यह प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक साबित हुआ और बॉबी सैंड्स, फ्रांसिस ह्यूजेस समेत 10 लोग मारे गए, जिनकी भूख से तड़प तड़प कर जान गई थी। 1983 तक हंगर स्ट्राइक खत्म हो गई, लेकिन सरकार की इमेज और कैदियों की सरकार के लिए नफरत कई गुना बढ़ चुकी थी। जब इस स्ट्राइक की खबर जेल की दीवारों से बाहर निकली तो नेशनलिस्ट्स ने जमकर सरकार का विरोध किया और कैदियों के परिवार वालों ने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। पूरी दुनिया का ध्यान अब मेज प्रिजन पर था। जगह जगह ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इतना ही नहीं, अमेरिका और यूरोप में तो ब्रिटेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने हड़ताल खत्म होने के कुछ समय बाद कैदियों की ज्यादातर मांगें मान ली, जैसे वो अपने फॉर्मल कपड़े पहन सकते थे और काम का भी कोई बोझ नहीं था। भले ही मामला ऊपर से शांत लग रहा था, लेकिन इस ज्वालामुखी की गहराई में साजिश के वो शोले भड़क रहे थे जो लावा बनकर बाहर आने वाले थे। इन प्रोटेस्ट्स के बाद कैदियों ने भागने की प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन गार्ड्स या पुलिस को इस प्लानिंग की कोई खबर नहीं हुई, क्योंकि ये लोग बड़ी ही चालाकी से आपस में बात करते थे, जैसे एक्सरसाइज करते समय या एक दूसरे की सेल के पास से गुजरते हुए। 1983 की गर्मियों में कैदियों का एक ग्रुप एस्केप की फुल प्रूफ प्लानिंग करने लगा। हालांकि पहले भी छोटी मोटी एस्केपिंग हो चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, कुछ ऐसा जो पूरे ब्रिटेन साम्राज्य की नींव को हिला देने वाला था। लेकिन इतनी बड़ी प्लानिंग के लिए कुछ खास तैयारियों और ज़रूरी सामान की भी ज़रूरत थी, जैसे सबसे पहले थे हथियार या फिर उन हथियारों जैसी कॉपी, क्योंकि इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जेल के अंदर रियल वेपन्स ले जाना बहुत मुश्किल था, या कहें तो नामुमकिन जैसा था। इसलिए ग्रुप ने वेपन्स की जुगाड़ करना शुरू कर दी और बाहरी सपोर्ट की मदद से उन्होंने कई पिस्तौल जेल के अंदर मंगा ली, जबकि कुछ पिस्तौल तो जेल में ही बनाई गई, क्योंकि इन लड़ाकों को हथियार बनाने की भी काफ़ी अच्छी समझ थी। आगे जब खुलासा हुआ तो पता चला कि ये एकदम ब्रांडेड असली हथियार थे, जिनकी तस्करी की गई थी, जिन्हें शायद डिलीवरी व्हीकल्स में छिपाकर भेजा गया था, और इस काम में कुछ करप्ट गार्ड्स का भी हाथ शामिल था। हालांकि ये कभी सबूत के साथ प्रूफ नहीं हो पाया। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये वेपन्स की ट्रस्टवर्थी रेप्लिकाज और मॉडिफाइड स्टार्टर पिस्टल्स थीं। बंदूक असली थी या नकली, इस बात से कैदियों को कोई फर्क नहीं था। उन्हें बस गार्ड्स को डराकर यहां से भाग निकलना था। हथियार के बाद उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी प्रिजन के मेंटेनेंस को समझने की, जैसे कब खाना डिलीवर किया जाता है, गार्ड्स का पहरा किस टाइम ज्यादा सख्त होता है और किस टाइम कम, गार्ड्स पेट्रोलिंग पर कितनी बार, कितनी देर के लिए और कब आते हैं। अब क्योंकि ये कैदी सालों से इस जेल में रह रहे थे और जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें यहाँ के मेंटेनेंस को समझने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। वो अच्छे से जान चुके थे कि सामान बाहर से कब आता है, किस समय पर कौन सा गार्ड तैनात रहता है। उन्हें हर कॉरिडोर और दरवाजे का स्ट्रक्चर अच्छे से पता था, बल्कि उनके दिमाग में जेल का पूरा नक्शा तैयार था। बस इसी पैटर्न का उन्होंने ध्यान रखा और जेल प्रशासन की हर छोटी से छोटी कमी और कमजोरी को जानने की कोशिश में लगे रहे, ताकि उसी कमजोरी को रास्ता बनाकर वो जेल से फरार हो सके। इसके बाद तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ थी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि यहाँ भागने की तैयारी 1 या 2 लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि 38 लोगों का ग्रुप फरारी की योजना बना रहा था। और इतने बड़े ग्रुप में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी था, ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई गलती ना हो सके। और यही पॉइंट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो रहा था, क्योंकि 38 लोगों को एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में आगे बढ़ना था। गार्ड्स पर एक साथ कंट्रोल करना था, एच ब्लॉक पर नियंत्रण बनाना था और कई सारी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को पार करना था, वो भी इमरजेंसी अलार्म बजने से पहले। समय कम था, लेकिन खतरा ज़्यादा था। कोई भी झिझक, कोई भी गलती, अगर कोई भी कैदी अपने रोल को प्ले करने में नाकामयाब हुआ तो पूरे प्लान पर पानी फिर सकता था और एक की गलती बाकी 37 लोगों पर भारी पड़ सकती थी।
इन सभी कैदियों को खास तौर से एच ब्लॉक 7 में रखा गया था, जिसमें IRA के कुछ सीनियर प्रिजनर मौजूद थे। इन्हें मिलिट्री ऑपरेशंस का अच्छा एक्सपीरियंस था और अब यही एक्सपीरियंस उनके भागने के प्लान में अहम कड़ी साबित हो सकता था। ब्लॉक के अंदर सभी कैदियों ने डिसिप्लिन बनाए रखा ताकि गलती से भी जेल प्रशासन को उनकी मिलीभगत के बारे में पता न चल सके। इन कैदियों ने बहुत ही गुपचुप तरीके से एस्केप प्लानिंग की और इस प्लानिंग को उन कैदियों से भी छुपा कर रखा जो इसमें शामिल नहीं होने वाले थे। ये राज सिर्फ 38 लोगों के बीच ही रखा गया, क्योंकि जेल प्रशासन का मुखबिर रैकेट बहुत बड़ा था और किसी को नहीं पता था कि कौन से कैदी के रूप में मुखबिर छुपा हुआ है। इसलिए अगर जरा भी फरारी की योजना मुखबिर तक पहुंचती तो वो सीधा जेल प्रशासन को इन्फॉर्म कर देता, जिससे पहरा और सख्त हो जाता। इसी प्लानिंग के बीच सितंबर का महीना भी आ गया। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं, अब बस फरारी की डेट को तय करना था, लेकिन उसमें भी सावधानी बहुत ज़रूरी थी। ये एक ऐसा दिन होना चाहिए था जब डिलीवरी का टाइम, शिफ्ट चेंजेस और दूसरे फैक्टर्स के साथ मेल खाए, क्योंकि इनकी पूरी योजना डिलीवरी से ही जुड़ी हुई थी। अगर डिलीवरी टाइमिंग ज़रा भी गड़बड़ होती तो उनका प्लान पॉसिबल नहीं हो पाता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर तारीख तय की गई 25 सितंबर 1983, जिसे आगे चलकर मेज प्रिजन के लिए किसी काले अध्याय की तरह देखा गया। और आखिर वो दिन भी आ ही गया। तारीख थी 25 सितंबर और दिन था संडे। सुबह तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन दोपहर को फरारी की प्लानिंग धीरे धीरे एग्जीक्यूट होने लगी। दरअसल दोपहर को खाना सप्लाई करने का समय आ गया था और इसी फूड सप्लाई पर पूरी प्लानिंग डिपेंड थी। लेकिन इस बात से अनजान जेल प्रशासन अपने हर दिन की तरह आज भी बेफिक्र था और सुकून से अपना काम कर रहा था। हर रोज की तरह खाने से भरा ट्रक दोपहर का खाना पहुंचाने के लिए एच ब्लॉक 7 के पास पहुंचा। ये गिनीज कंपनी का एक ट्रक था जिसे जेल में खाना पहुंचाने का ठेका दिया गया था। ड्राइवर और उसके असिस्टेंट को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनका ट्रक कितनी बड़ी घटना का गवाह बनने वाला है। वो ब्लॉक 7 तक ट्रक चलाकर पहुंचे और हर दिन की तरह खाना निकालकर बांटने चल दिए। ये देख कैदी चौकन्ना हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो भागने में नाकामयाब हुए या पकड़े गए तो उन्हें एडिशनल चार्जेस, लंबी सजाएं और बद से बदतर हालात में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इनमें से कुछ कैदियों को तो पहले से ही उम्र कैद की सजा मिली हुई थी, इसलिए प्लान के अनसक्सेसफुल होने से उनकी लाइफ जेल की सलाखों के पीछे ही गुजर जाती। लेकिन अगर वो कामयाब हो गए तो वो उस व्यवस्था के मुंह पर तमाचा होगा जिसने उन्हें जकड़ कर रखा है। वो बाहर निकलकर ये साबित कर दिखाएंगे कि चाहे कितनी ही जेल सुरक्षित क्यों ना हो, लेकिन वो उनके हौसलों, हिम्मत और ताकत को जकड़ नहीं सकती। वो आज़ाद पंछी हैं जो अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं। जब डिलीवरी बॉयज़ ब्लॉक 7 में खाना बांटने के लिए दाखिल हुए तो कैदी फुल प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़े। पूरे ग्रुप ने डिलीवरी की निगरानी कर रहे गार्ड्स और डिलीवरी बॉयज़ पर पूरी तैयारी और जोश के साथ हमला कर दिया। तस्करी किए गए हथियार बाहर निकाल लिए गए, चाहे वो असली हों या नकली, लेकिन देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। कैदियों ने बंदी बनाए गए लोगों को अच्छे से समझा दिया कि अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्हें बस डिलीवरी बॉयज़ और गार्ड्स की यूनिफॉर्म और चाबियां चाहिए थीं। अब क्योंकि इतने बड़े ग्रुप के सामने डिलीवरी बॉयज़ और गार्ड्स की संख्या कम थी, इसलिए कैदियों ने बड़ी आसानी से इस पूरे हालात को अपने कंट्रोल में ले लिया। गार्ड्स को इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि वो ब्लॉक 7 में तैनात दूसरे गार्ड्स को मदद के लिए बुला सकें। हालांकि कुछ गार्ड्स ने खुद को बचाने और कैदियों के खिलाफ जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कैदियों ने फिजिकली टॉर्चर कर अपने काबू में कर लिया। लेकिन जो शांत रहे उन्हें कैदियों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्हें इस मिशन को कामयाब बनाना था। अगर वो वायलेंस फैलाते तो हालात और ज़्यादा खराब हो सकते थे, इसलिए उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर हर बल का इस्तेमाल ज़रूर किया। गार्ड्स को बांधकर कोठरियों में बंद कर दिया और उनके हथियार छीनकर उन्हीं को डराया धमकाया। इसके अलावा कैदियों ने उनकी वर्दी, चाबियां और रेडियो भी अपने साथ ले ली। सब कुछ प्लान के हिसाब से ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। दरअसल जब कैदियों ने भागने की कोशिश की तो 43 साल के जेम्स फेरिस नाम के एक अधिकारी, जो गेट लॉज पर तैनात थे, उन्होंने जैसे ही कैदियों को भागते हुए देखा तुरंत उनके पीछे दौड़ लगाना शुरू कर दी ताकि दूसरे गार्ड्स को अलर्ट कर सके और अलार्म बजवा सके। ये देख डरमोट नाम के एक कैदी ने उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला कर दिया, जिससे जेम्स फेरिस जमीन पर गिर पड़े और इस हाथापाई के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया और जेम्स की मौके पर ही डेथ हो गई, जिसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुआ। हालांकि कैदियों को लगा कि जेम्स बेहोश हो गए हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी डेथ हो गई, इसलिए उन्होंने
एच ब्लॉक 7 को सेव करने के बाद जेम्स पर ध्यान दिया, बिना अपना अगला लेवल शुरू किए, जो था कंपाउंड के दरवाजों से बाहर निकलना। हालांकि उन्होंने गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, लेकिन फिर भी पकड़े जाने का खतरा था। इस खतरे को कम किया फूड ट्रक ने। कैदियों ने प्लान बनाया कि ट्रक के पिछले हिस्से में खाने के डब्बों और इक्विपमेंट के बीच जितने पॉसिबल हो सके उतने कैदियों को छुपा दिया जाएगा, जबकि बाकी गार्ड्स की वर्दी पहनकर ट्रक के केबिन में बैठेंगे या ट्रक के साथ साथ चलेंगे, ताकि ऐसा दिखा सके कि वो ट्रक को बाहर ले जा रहे हैं। इसी प्लान पर सभी कैदी राजी हो गए और यही यूनिटी इनकी मजबूत ताकत बनकर उभरी। जिन लोगों की शक्ल यूनिफॉर्म में गार्ड जैसी लग रही थी, उन्हें ट्रक से बाहर रखा गया, जबकि बाकी को ट्रक के पिछले हिस्से में छिपा दिया गया। हालांकि जगह बहुत कम और तंग थी, लेकिन इससे कैदियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें बस किसी भी तरह इस जेल से बाहर निकलना था। ट्रक के ड्राइवर को एक कैदी के साथ कोऑपरेट करने पर मजबूर किया गया। उस पर बंदूक तानकर जबरदस्ती अपनी बात मनवाई गई और डर के साए में वो आगे एक कैदी के साथ ट्रक लेकर गेट की तरफ जाने लगा। इस भूल भुलैया जेल में कई सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, गेट्स की कई लेयर्स और बैरियर्स थे, जिन्हें इसी तरह के जेल ब्रेक को रोकने के लिए बनाया गया था। जेल से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए कैदियों को कम से कम 3 गेट पार करना था और हर दरवाजे पर खतरा मंडरा रहा था। अगर किसी चेक पॉइंट पर तैनात गार्ड को जरा भी शक हो जाता, अगर कोई अलार्म बजा देता, अगर धोखे का पता चल जाता, तो पूरी जेल ब्रेक की प्लानिंग नाकामयाब हो जाती। इसी डर के साथ ट्रक पहले गेट के पास पहुंचा। गार्ड्स की वर्दी पहने हुए कैदियों ने खुद को बहुत ही शांत और पावरफुल दिखाने की कोशिश की, जैसे वही असली गार्ड्स हैं और उनके पास सारे राइट्स हैं। बाहर से वो भले ही शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर डर, तनाव और खतरा महसूस हो रहा था। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। गेट पर तैनात गार्ड्स ने ट्रक को एक नज़र देखा, फिर वर्दीधारी गार्ड्स की तरफ देखा, और जब उन्हें सब सही लगा तो उन्होंने आगे भेजने का प्रोसेस शुरू किया। पहला दरवाज़ा खुल गया और ट्रक अगले चेक पॉइंट की तरफ बढ़ गया। इस समय कुछ असली गार्ड भी उनके साथ ट्रक में थे, जिन्हें होस्टेज बनाया हुआ था, जिन्हें एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, और हर सवाल का जवाब सटीकता के साथ दिया जा रहा था, ताकि बाहर मौजूद गार्ड्स को उन पर रत्ती भर भी शक न हो। कैदियों को उम्मीद थी कि अगर वो बाएं चांस पकड़े भी गए तो अपने साथियों को खतरे में देखकर ना तो वो अलार्म बजाएंगे और ना ही उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। बस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कैदी ट्रक लेकर आसानी से निकल जाएंगे। प्लान काफी शातिराना था, इसीलिए डर और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रक दूसरे चेक पॉइंट पर पहुंचा, जहां पहले से भी ज्यादा गहराई से जांच पड़ताल हुई। ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड को कुछ अजीब लग रहा था। वजह थी डिलीवरी टाइमिंग। गार्ड्स को लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। वहीं कैदी कोई भी खतरा उठाना नहीं चाहते थे, वो भी तब जब वॉच टावर्स पर हथियारबंद गार्ड खड़े हुए थे, जो जरा भी गड़बड़ी होने पर ट्रक पर गोलियों की बौछार कर सकते थे। इसलिए कैदियों ने लहजा नरम किया और कोशिश की जब तक वो बाहर नहीं निकल जाते तब तक इसी तरह सब कुछ नॉर्मल चलता रहे। कैदियों में से तुरंत एक कैदी ने किसी इमरजेंसी सिचुएशन का बहाना बनाया, जिसके चलते ट्रक को जल्दी वहां से बाहर निकालना जरूरी था। हालांकि गेट पर तैनात गार्ड को अब भी इस पूरी सिचुएशन पर शक हो रहा था, लेकिन वो कंफर्म नहीं था, इसलिए उसने हंगामा करना सही नहीं समझा, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये कंफर्म हो सके कि ट्रक या गार्ड्स कुछ छुपा रहे हैं या कुछ भी सही नहीं है। उसे ये सब सिर्फ अपने मन का वहम लग रहा था, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी होती तो पहले गेट पर ही ट्रक को पकड़ लिया जाता, लेकिन पहले गेट से ट्रक को आगे बढ़ाया गया क्योंकि शायद सब सही था। यही सोचकर गार्ड ने ट्रक को आगे बढ़ाने का फैसला किया, और दूसरी बार भी किस्मत ने कैदियों का भरपूर साथ दिया। पिछले हिस्से में बैठे कैदियों के लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तो उन्हें पकड़े जाने का डर सता रहा था, दूसरा ट्रक के बैक साइड में बैठने की ज्यादा जगह नहीं थी, और सब जैसे तैसे बैठे हुए थे। दरवाज़ा बंद था, इसलिए सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, लेकिन इनकी मेहनत का फल इन्हें जल्दी मिल गया और दूसरे चेक पॉइंट पर तैनात गार्ड्स ने ट्रक को आगे ले जाने की परमिशन दे दी। अब सबसे मुश्किल लेवल पार करने की बारी थी, क्योंकि ट्रक अब इनर और आउटर सुरक्षा घेरे के बीच में था। अगर इस गेट को पार कर लिया तो वो बाहर सड़क पर जा सकते थे, लेकिन यहां गार्ड्स का सख्त पहरा था। हर नज़र चौकन्नी थी और खतरा काफी ज्यादा था। यह आखिरी गेट ही कैदियों और उनकी आज़ादी के बीच आखिरी बैरियर था, लेकिन यहां सुरक्षा भी उतनी ही ज्यादा थी, क्योंकि ये गेट ही आखिरी डिफेंस का पॉइंट था। लेकिन अब पीछे लौटने या डर कर रुकने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए ट्रक को मेन गेट के पास ले जाया गया और यहीं पर एक बड़ी गड़बड़ हो गई। बताया जाता है कि बाहरी दरवाजे पर तैनात गार्ड्स में से एक गार्ड को ट्रक और गार्ड्स पर कुछ शक हुआ, क्योंकि उनका बर्ताव काफी अजीब था।
इसलिए उसने तुरंत दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया, क्योंकि अब वो पहले ट्रक की अच्छे से छानबीन करना चाहता था ताकि अपना शक दूर कर सके, और अगर सब कुछ सही हुआ तभी ट्रक बाहर निकल पाएगा। कैदियों को इसी सिचुएशन का शुरू से डर था, और अब वही डर हकीकत बनकर उनके सामने आ गया था। अभी वो बाहरी घेरे के अंदर हैं, और ऐसे में अगर अलार्म बज जाता है तो वो फंस जाएंगे और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। समय कम था और फैसला बहुत बड़ा, इसलिए ट्रक में मौजूद कैदियों ने डिसीजन लिया, जिसके तहत उन्हें ट्रक से निकलकर आगे का रास्ता पैदल ही तय करना था। बस इसी एक फैसले पर रजामंदी जताते हुए सभी कैदी ट्रक से बाहर कूद पड़े। अब धोखे का मायाजाल टूट चुका था, इसलिए कैदियों ने खुलकर गार्ड्स का सामना करना शुरू किया और मेन गेट पर टूट पड़े। हालांकि गार्ड्स ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कैदियों की संख्या 38 थी और उनके पास खतरनाक हथियार भी थे, इसलिए गार्ड्स की कैदियों के सामने एक ना चली। हालांकि वॉच टावर पर तैनात एक ब्रिटिश सैनिक ये सब देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर किसे गोली मारनी है, क्योंकि कई कैदी जेल अधिकारियों की वर्दी पहने हुए थे। उसे लगा कि यह अधिकारियों की आपस में ही कोई लड़ाई हो रही है। इस तरह कैदी वॉच टावर के गार्ड्स से भी सुरक्षित बच गए और जमीन पर मौजूद गार्ड्स को भी बुरी तरह पछाड़ दिया। गार्ड्स जानते थे कि कैदियों से हार जाने का मतलब है उनकी आज़ादी, इसलिए उन्होंने हिम्मत करके फिर से कैदियों का सामना किया, लेकिन कैदियों की पूरी फौज के सामने उनकी एक ना चली और कैदियों ने जबरदस्ती मेन गेट खोल लिया और बाहर भागने लगे। ये देख अब वॉच टावर पर तैनात गार्ड को समझ आया कि आखिर पूरा माजरा क्या है। तुरंत पूरे जेल में अलार्म बजने शुरू हो गए। जेल अधिकारी तुरंत अपने केबिन से निकलकर बाहर दौड़ पड़े, लेकिन अब भी कैदियों का बाहर निकलना जारी था। ये मंजर देख बड़े बड़े अधिकारी भी भ्रम और हैरानी में फंस गए, क्योंकि कुछ कैदियों ने गार्ड्स की वर्दी पहनी हुई थी और गोली मारने में उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी कि कहीं उनका ही कोई गार्ड बेवजह ना मारा जाए। इसी भ्रम की वजह से कार्रवाई भी लेट शुरू हुई। जब तक पुलिस ने मामले को समझकर कदम बढ़ाने शुरू किए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैदी जेल के दरवाजे को पार कर आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिखर चुके थे, जबकि कुछ कैदी ट्रक के साथ ही रहे। लेकिन हालात को देखते हुए उन्हें समझ आ गया कि उन्हें जल्द से जल्द ट्रक को छोड़ना होगा, क्योंकि पुलिस सबसे पहले ट्रक को ही ट्रैक करके उसे फॉलो करेगी। ये सब शुरू से ही कैदियों ने सोच रखा था और पहले ही फैसला कर लिया था कि वो जब जेल से बाहर निकलेंगे तो एक झुंड की तरह साथ नहीं रहेंगे, बल्कि अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में बंट जाएंगे और अलग अलग दिशाओं में भागेंगे, क्योंकि अगर सब एक साथ एक ही दिशा में भागते तो पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना आसान हो जाता, लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन में भागते तो पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती कि किस रूट पर जाना चाहिए। इसीलिए कैदियों का ये ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप में बंट गया। कुछ कैदियों ने आगे का सफ़र पैदल तय किया, जबकि कुछ ऐसे व्हीकल तलाशने लगे जिन्हें वो आसानी से चुरा सकें और जेल की सीमा से जल्द दूर जा सकें। भूल भुलैया जैसी इस जेल के आसपास का इलाका IRA कैदियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। ये रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ नहीं था जहां वो लोकल लोगों से मदद की उम्मीद रख सकते थे, बल्कि अगर किसी को उनके भागने की भनक भी लग जाती और उन्हें कोई देख लेता तो तुरंत पुलिस को खबर पहुंचा सकता था। इसलिए उन्हें इस इलाके से जल्द बाहर निकलना था और कहीं खुफिया ठिकाना ढूंढकर कुछ समय वहीं गुजारना था। एक तरफ कैदी भागकर छुपने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जेल में खलबली मची हुई थी। जेम्स फेरिस की डेड बॉडी को देखकर पुलिस प्रशासन और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और हेलीकॉप्टर और गाड़ियों से कैदियों को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर किस दिशा में जाना है। इसलिए हेलीकॉप्टर से उनकी तलाश की गई, सड़कों पर बैरियर्स लगाए गए, हाईवे पर नाकाबंदी शुरू कर दी और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू हो गया। लेकिन इस जेल ब्रेक के दौरान कैदियों को फायदे भी मिले। जैसे सबसे पहले उन्हें जेल में फैली अफरा तफरी का शुरुआती फायदा मिला। दूसरा, वो जेल जाने से पहले IRA में रहते हुए सुरक्षा बलों से बचने में माहिर हो चुके थे। तीसरा, गार्ड की वर्दी पहनने से पुलिस भी उन्हें पहचानने और उन पर हमला करने में हिचकिचा रही थी, इसलिए उन्हें भागने का अच्छा मौका मिल गया। चौथा, उनकी बड़ी तादाद की वजह से उन्हें पकड़ना, काबू करना और रोकना नामुमकिन हो गया। वो अलग अलग दिशाओं में फैल गए, जिस वजह से पुलिस को उन्हें ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाना पड़ा और इस सब में कैदियों को भागने का अच्छा खासा टाइम मिल गया। जैसे ही इस जेल ब्रेक का खुलासा हुआ, नॉर्दर्न आयरलैंड और पूरे ब्रिटेन में सदमे और हैरानी की लहर दौड़ पड़ी। देखते ही देखते ये एक ट्रेंडिंग न्यूज़ बन गई, जिसका असर सरकार और जेल प्रशासन की इमेज पर पड़ा, क्योंकि मेज प्रिजन को सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार किया जाता था
और अब वहीं से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 38 कैदी एक साथ भाग चुके थे। ये घटना बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। ये देख सरकार ने तुरंत उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाने और सुरक्षा बनाए रखने पर खास जोर दिया। ये जेल ब्रेक नॉर्दर्न आयरलैंड में घटी ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी जेल से भागने की घटना थी, जिसका असर पॉलिटिकली भी देखने को मिला। नॉर्दर्न आयरलैंड के राज्य सचिव को भारी दबाव का सामना करना पड़ा। जेल प्रशासन ने इस जेल ब्रेक की जांच शुरू कर दी कि ये घटना कैसे घटी। फरार होने के कुछ घंटे बीत गए, लेकिन कैदियों का नामो निशान तक नहीं मिला। पर पुलिस ने भी हार नहीं मानी और सर्च ऑपरेशन के जरिए कैदियों की तलाश जारी रखी। थर्मल इमेजिंग कैमरों से लैस हेलीकॉप्टर्स ने रूरल एरियाज में गहराई से स्कैनिंग की। हर गाड़ी पर चील जैसी नजर रखी गई। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक्टिविटी को नोट किया गया। हर जगह रोड ब्लॉक्स कर दिए गए। पुलिस फोर्स हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द कैदी पकड़ में आ जाएं और उन्हें पैरामिलिट्री एक्टिविटी में लौटने से पहले रोका जा सके। साथ ही पुलिस प्रशासन और सरकार पर जो प्रेशर बनाया जा रहा था वो भी कम हो जाए। इसी सोच के साथ रूरल एरियाज, खेत खलियान के चप्पे चप्पे को खंगाला गया और घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस की मेहनत रंग ले आई। खेतों में जो कैदी छुपे बैठे थे उन्हें पुलिस ने धर दबोच लिया, जो एक सेफ प्लेस की तलाश में जुटे हुए थे, और शायद उनके लीडर्स उन्हें निकालने की कोशिश में लगे थे। लेकिन जब पुलिस ने इन पर शिकंजा कसा तो ना ये ज्यादा दूर भाग पाए और ना ही किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिप पाए। पुलिस ने आसानी से इन्हें पकड़ लिया। पहले ही दिन कई कैदियों को फिर से हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अब भी कई कैदी पुलिस की पहुंच से दूर थे। उनके कानों में जब अपने साथियों के पकड़े जाने की खबर पहुंची तो उन्हें अपनी भी सुरक्षा का डर सताने लगा। इसलिए कुछ ने साउथ की तरफ आयरिश रिपब्लिक जाने का फैसला किया, जहां वो ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल पाएंगे और उन्हें अपनी पार्टी का सपोर्ट मिलेगा। जबकि कुछ कैदी बेलफास्ट या डेरी के उन इलाकों की तरफ कूच कर गए जहां उनके सपोर्टर्स मौजूद थे, जो उन्हें सुरक्षित जगह के साथ साथ हर तरीके की मदद भी देते। लेकिन कुछ कैदियों को किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने आयरलैंड को पूरी तरह छोड़ने की कोशिश की और ब्रिटेन से लेकर कॉन्टिनेंटल यूरोप की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। IRA के एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन ने इन भगोड़ों की मदद के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सेफ हाउसेस का इंतजाम किया गया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए गए और लोगों को जल्द से जल्द खतरे वाले इलाके से बाहर निकालने की प्लानिंग बनाई गई। क्योंकि ये कैदी सिर्फ उनके साथी नहीं थे, बल्कि वो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी थे जिनसे IRA को पावर मिलती थी। ये IRA के लिए इंपॉर्टेंट थे, जो दोबारा सेवा में एक्टिव हो सकते थे। लेकिन इन भगोड़ों की मदद करने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरा था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस रिपब्लिकन के कई सुरक्षित ठिकानों पर नज़र बनाए हुई थी। कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग हो रही थी और IRA की हर एक्टिविटी पर ध्यान दिया जा रहा था ताकि वो उनके जरिए कैदियों तक पहुंच सकें। अगले कुछ हफ्तों और महीनों में पुलिस ने और भी कई भागे हुए कैदियों को दोबारा पकड़ लिया। कुछ सस्पिशियस सीक्रेट ठिकानों पर छापेमारी के दौरान पकड़े गए। कुछ कैदी आयरलैंड छोड़ने की कोशिश करते समय पोर्ट और एयरपोर्ट पर धर दबोच लिए गए। वहीं कुछ की तो पब्लिक एरिया में ही पहचान हो गई और दिन दहाड़े उन्हें पकड़ लिया गया। जब भी कोई कैदी पुलिस की गिरफ्त में आया, तुरंत ये घटना सनसनीखेज खबर बनकर न्यूज़ चैनल्स पर दौड़ने लगी। हर अरेस्ट पुलिस की जीत जैसी साबित हुई, जिन्होंने एक के बाद एक कैदियों की आज़ादी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन लंबे समय तक भी पुलिस 38 लोगों को पकड़ नहीं पाई। महीनों की मेहनत के बाद अब तक सिर्फ कुछ ही हाथ लगे थे, जिनकी संख्या करीब 19 थी, जिन पर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन बाकी बचे 19 आज़ादी की जिंदगी जी रहे थे, और यही पुलिस के लिए सबसे शर्मनाक बात थी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी फरारी नहीं थी, बल्कि इसे ब्रिटेन की सबसे बड़ी जेल ब्रेक कहा गया था, जहां एक साथ 38 कैदियों का भाग जाना अपने आप में एक बड़ी खबर थी। लेकिन महीनों की मेहनत के बाद भी पुलिस ने सिर्फ 19 लोगों को ही पकड़ा था। वहीं जो 19 थे, उनमें से कुछ तो सालों तक पुलिस की नज़र में नहीं आए, जबकि कुछ तो दशकों तक पुलिस से छुपकर पूरी आज़ादी से जिंदगी गुजारते रहे। इन कैदियों में से कुछ आयरिश गणराज्य में या विदेशों में फर्जी नाम से रहते रहे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी सतर्कता, और इसी के दम पर वो जेल से भागने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाए। उन्होंने नाम, पहचान, जगह सब कुछ बदल दिया था, इसलिए उन्हें ढूंढ पाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो गया। सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब कुछ कैदी IRA में वापस लौट आए और पहले की तरह ही पार्टी के लिए काम करने लगे। उन्होंने IRA के हर मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि वो पुलिस की नज़र में जेल से भागे हुए कानून को रौंदने वाले कैदी थे, लेकिन IRA ने उन्हें कभी पुलिस को नहीं सौंपा, क्योंकि उनका मानना था कि कैदियों की गिरफ्तारी
IRA पार्टी को दबाने और कमज़ोर बनाने के लिए हुई थी, और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी थी। लेकिन पुलिस ने उन पर हथियार तस्करी जैसे कई संगीन आरोप लगाए थे, और अब भगोड़े का टाइटल भी उनके नाम दर्ज हो चुका था। लेकिन IRA की पहुंच काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए पुलिस चाहकर भी कैदियों को पकड़ नहीं पाई। ये कैदी तब तक IRA में एक्टिव रहे जब तक कि या तो उनकी मिशन में जान नहीं चली गई या वो पकड़े नहीं गए। इस घटना का पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और सोशल तौर पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा, और सबसे ज़्यादा थू थू हुई पुलिस प्रशासन की। जब जांच में खुलासा हुआ कि जेल ब्रेक की सबसे बड़ी खामी थी सुरक्षा की कमी, जो पुलिस प्रशासन की कमजोरी बनी, और कैदियों की मजबूती। अगर उस दिन ट्रक को अच्छे से जांचा जाता, शक के आधार पर भी जांच की जाती, तो शायद 38 कैदी कभी फरार नहीं हो पाते। लेकिन गार्ड्स और पुलिसकर्मियों ने कोई खास ध्यान नहीं दिया और सरसरी सी नज़र डालकर ट्रक को आगे भेज दिया। इतना ही नहीं, उस दिन पेट्रोलिंग पुलिस ने भी सही से अपना काम नहीं किया। अगर किया होता तो जब कैदी अपने अपने सेल से निकलकर भागे थे तो उन्हें गश्त के दौरान पता चल जाता, और जेल से बाहर निकलने से पहले ही दरवाजे पर उन्हें रोक लिया जाता। इन्हीं सब खामियों ने मिलकर उस अपॉर्चुनिटी को जन्म दिया जिसका कैदियों ने भरपूर फायदा उठाया, और पुलिस प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और सरकार के कड़े इंतजाम पर पानी फेर कर चले गए। जब इन सभी खामियों का खुलासा हुआ तो जेल में मौजूद कई बड़े बड़े अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, और कुछ अधिकारी तो निकाले जाने से खुश भी थे, क्योंकि ये सिर्फ जेल नहीं थी बल्कि वो नर्क थी जहां पुलिसकर्मी, गार्ड्स और क्लीनर सब घुट घुट कर काम करते थे। IRA और दूसरे रिबेलियन ग्रुप्स ने जेल अधिकारियों और उनके परिवारों तक को निशाना बनाया था। जो गार्ड भी सख्ती बरतता, IRA के गुर्गे उन्हें घर के बाहर, कार में या दोपहर के खाने पर जाते समय गोली मार देते। उनके परिवारों को डराया धमकाया जाता था ताकि गार्ड जेल के अंदर कैदियों को डील दें। कैदी जेल के अंदर से गार्ड्स के घर के एड्रेस और उनके बच्चों के स्कूल जैसी जानकारियां जुटा लेते थे, जिससे अधिकारी हमेशा खौफ में रहते थे। 1983 के जेल ब्रेक के बाद जेल प्रशासन में डर इतना बढ़ गया था कि कई एक्सपीरियंस्ड और बड़े पोस्ट के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था में पॉलिटिकल इंटरप्शन और जान के जोखिम का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। अकेले जून 2000 के आसपास करीब 300 अधिकारियों ने एक साथ नौकरी छोड़ने का ऑप्शन चुना था। कई गार्ड्स ने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के कारण ड्यूटी पर आना बंद कर दिया और आखिर में नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो इस वॉयलेंट माहौल को और ज्यादा नहीं झेल सकते थे। ये नौकरी कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 29 से 32 जेल कर्मचारी आतंकवादियों के हाथों मारे गए। अकेले 1996 से 1997 में स्टाफ के खिलाफ 122 गंभीर धमकियां दर्ज की गई थीं। जेल के बाहर एक ग्रेनाइट मेमोरियल बनाया गया है जिस पर उन गार्ड्स के नाम लिखे हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवाई। मेज जेल में गार्ड्स को कैदियों से बातचीत करनी पड़ती थी, तभी वो अपनी जान बचा सकें। कई गार्ड्स ने स्वीकार किया कि कैदियों ने उन्हें धीरे धीरे मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया था कि वो अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा पा रहे थे। ये ड्यूटी उनके और उनके परिवार के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी, और 1983 में जो जेल ब्रेक हुआ उससे हालात और बद से बदतर हो गए। सबने पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन पुलिसकर्मी और गार्ड्स ही जानते थे कि वो किस मुसीबत में फंसे हुए थे। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। गार्ड्स की तादाद बढ़ाई गई, न सिर्फ इस भूल भुलैया में बल्कि पूरे यूनाइटेड किंगडम की जेलों में। लेकिन तब तक ब्रिटिश सरकार की इमेज खराब हो चुकी थी। रिपब्लिकन इलाकों में इस जेल ब्रेक को एक जबरदस्त जीत की तरह सेलिब्रेट किया गया। इस जेल ब्रेक पर अलग अलग गाने लिखे गए, पेंटिंग बनाई गई, और ये कहानी रिपब्लिकन लॉर का हिस्सा बन गई, क्योंकि इन कैदियों को यूरोप की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार मेज प्रिजन में रखा गया था। लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी तादाद में दिन दहाड़े भाग निकले, जिससे ये साबित हो चुका था कि IRA के सामने ब्रिटिश जीत नहीं सकते। कैदियों के परिवारों के लिए ये घटना मिक्स्ड इमोशन लेकर आई। कुछ परिवार अपने मेंबर को आज़ाद देखकर बहुत खुश हुए, भले ही ये आज़ादी कुछ समय की थी, लेकिन वो फिर भी खुश थे। जबकि कुछ परिवार इस बात को लेकर फिक्रमंद थे कि उनके मेंबर्स को दोबारा पकड़ लिया जाएगा। हालांकि कुछ समय के लिए फैमिली मेंबर जेल की कैद से बाहर निकल आए थे, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार से कांटेक्ट नहीं कर पाए और ना ही अपने घर जा पाए, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि पुलिस सबसे पहले उन्हें उनके घर पर ही तलाश करेगी और दरवाजे पर कभी भी पुलिस की दस्तक हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपने परिवारों से दूरी बनाकर रखी और आज़ादी के बाद भी अपने परिवार से नहीं मिल पाए। इस घटना से नॉर्दर्न आयरलैंड में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट पर भी गहरा असर पड़ा।
इससे ये साबित हुआ कि मैक्सिमम सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद भी IRA ने पुलिस प्रशासन को शिकस्त दे दी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग का वो हाई लेवल देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। हर कोई यही सोच रहा था कि जब IRA मेंबर जेल के अंदर से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो अगर वो जेल के बाहर होते तो क्या क्या कर सकते थे। यही सोचकर गार्ड्स और जेल कर्मचारियों की सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया, क्योंकि भागने के दौरान जिस तरह गार्ड्स को होस्टेज बनाकर जेल में बंद किया गया और मुठभेड़ में जेम्स फेरिस की डेथ हुई, वो सच में हैरान करने वाली थी। इससे गार्ड्स और पुलिस कर्मियों को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, क्योंकि इनमें से कुछ लोगों को घंटों तक बांधकर हथियारों से धमकाया गया था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें मार दिया जाएगा या नहीं, और जेम्स फेरिस की डेथ ने सभी के अंदर डर पैदा कर दिया। इसलिए कई जेल अधिकारियों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, जबकि ये खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। ये देख जेल प्रशासन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग प्रोवाइड की गई, ताकि उनके दिलो दिमाग से डर को बाहर निकाला जा सके। भागने की घटना के बाद हुई कानूनी कार्यवाही काफ़ी लंबी और कॉम्प्लेक्स रही। दोबारा पकड़े गए कुछ कैदियों पर फरारी के अलावा भी कई एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए, जिनमें जेम्स फेरिस की डेथ से रिलेटेड आरोप भी थे। कुछ मामलों में इन नए आरोपों ने पहले से ही लंबी सजाओं में कई साल और जोड़ दिए। डिफेंस लॉयर्स ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर भागने की कोशिश के चलते अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। हालांकि ब्रिटिश कोर्ट ने ऐसे तर्क को बेफिजूल बताकर खारिज कर दिया और खुलकर कहा कि ये क्रिमिनल है, न कि सोल्जर्स। इसी बहस की वजह से मुकदमे लंबे खींचते चले गए और दोनों ही पक्ष खुद को सही बताने की कोशिश करते रहे। लेकिन आखिर में जीत कानून की हुई और ब्रिटिश कोर्ट ने इन कैदियों को क्रिमिनल करार देकर लंबी लंबी सजाएं सुनाई। कुछ समय बाद धीरे धीरे नॉर्दर्न आयरलैंड में ये जेल ब्रेक की घटना शांत होने लगी और शांति प्रक्रिया में सुधार देखने को मिला। 1998 में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट सामने आया, जिसमें पैरामिलिट्री कैदियों की जल्दी रिहाई के प्रावधान शामिल थे और दोबारा पकड़े गए कई कैदियों को इन्हीं प्रावधानों के तहत जेल से रिहा कर दिया गया। जबकि जो कुछ भगोड़े अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे थे, वो इस एग्रीमेंट के बाद वापस आयरलैंड पर आ गए, क्योंकि उन्हें तुरंत गिरफ्तारी का अब डर नहीं था। उस समय जो घटना इतनी सनसनीखेज मानी जा रही थी, वो एक ऐतिहासिक घटना बनकर रह गई। जबकि साल 2000 में भूल भुलैया जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके एच ब्लॉक खाली हो गए, लेकिन एक नई बहस शुरू हो गई कि आखिर इस जगह का क्या किया जाए। कुछ लोगों का कहना था कि इसे एक म्यूजियम में बदल देना चाहिए, जो नॉर्दर्न आयरलैंड में हुई घटनाओं की याद दिलाता रहे, जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, ताकि इससे जुड़ी दर्दनाक कहानियों को पूरी तरह से मिटाया जा सके। साल 2006 में जेल के फेमस एच ब्लॉक्स और दूसरी इमारतों को गिराने का काम शुरू हुआ, लेकिन इतिहास को याद रखने के लिए जेल के कुछ हिस्सों को नहीं गिराया गया, जैसे एक एच ब्लॉक सेल, जेल का अस्पताल, जहां 1981 की भूख हड़ताल के दौरान बॉबी सैंड्स और दूसरे कैदियों की डेथ हुई थी, और एक वॉच टावर भी सुरक्षित है। इस घटना ने यह साबित कर दिखाया कि कैसे जेल के अंदर मानसिक खौफ और धमकियां बंदूकों से ज्यादा असरदार साबित होती हैं। आज जब भी किसी जेल ब्रेक की बात होती है तो लोग इस जेल ब्रेक को जरूर याद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपको ये जेल ब्रेक कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।